तो बात कर रहे थे हम कन्वर्जन ऑफ वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इनटू अनदर, और इसमें फर्स्ट कन्वर्जन जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ वेज-डैश फॉर्मूला इनटू फिशर प्रेडिक्शन फॉर्मूला। अब वेज-डैश फॉर्मूला को फिशर प्रेडिक्शन फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करना होता है, इसको दो एग्जांपल हमने डिस्कस किए, और एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके। ये कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है और इसे अगर आपको वेज-डैश से फिशर में कन्वर्ट करना है, तो देखो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन 4 यूनिट्स में से 2 यूनिट्स को तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्लेस करना है और 2 यूनिट्स को हमें वर्टिकल लाइन पर प्लेस करना है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए, एक कायरल कार्बन के अबाउट पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए हमारे पास टोटल 12 फिशर्स हो सकते हैं। उन 12 फिशर्स में से अगर हम बेस्ट लोकेशन की बात करें, जिसको ऑन द पेपर इमेजिन करके वहां से फिशर बनाना हमारे लिए आसान होता है, तो मैंने आपसे कहा कि वेज-डैश का वी मतलब ऑब्जर्वर जो होगा वो यहां से मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करेगा, सामने से नहीं, ध्यान देना, वो यहां से इसको ऑब्जर्व करेगा इस प्लेन के रिस्पेक्ट में। अब यहां से अगर ऑब्जर्व करेगा तो मैंने आपको ये भी बताया कि ऑब्जर्वर को हमें कैसे लोकेट करना है। ऑब्जर्वर इस बोर्ड के प्लेन में रहेगा, आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वो कॉपी के प्लेन में रहेगा, और वो देख रहा होगा इस वेज-डैश के वी को। ऑब्जर्वर इस वेज-डैश के वी को देख रहा है, और इस ऑब्जर्वर की बॉडी किस तरह से रहेगी, तो आप याद करें हमने डिस्कस किया था कि वेज-डैश की जो यूनिट्स होंगी वो तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होंगी उसके आइस के अलाइनमेंट में, और जो कंटीन्यूअस लाइन वाली यूनिट्स होंगी वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होंगी उसकी बॉडी के अलाइनमेंट में। इसका मतलब कंटीन्यूअस लाइन वाली यूनिट जो है वो वर्टिकल लाइन पर आना चाहिए उसकी बॉडी के अलाइनमेंट में। तो इसके लिए फिर मैंने आपको तरीका बताया कि आपको इन दोनों कंटीन्यूअस लाइन वाली यूनिट्स को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देना है, और बस इसी लाइन के पैरेलल इस ऑब्जर्वर की बॉडी रहेगी। तो ऑब्जर्वर की जो बॉडी रहेगी वो इस लाइन के पैरेलल। अब हम कह सकते हैं दीज टू यूनिट्स आर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर ऑन वर्टिकल लाइन, क्योंकि ये जो लाइन है वो इसकी बॉडी के अलाइनमेंट में, और जो यूनिट्स ऑब्जर्वर को पॉइंट कर रही है वो वेज एंड डैश की यूनिट्स हैं। अब आप देखो, अब बस इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग हम इसको इंस्ट्रक्शन देते जाएं, और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम इससे पूछते जाएं कि वर्टिकल लाइन पर यूनिट्स क्या आएंगे, टॉप पर क्या आएगा, बॉटम पर क्या आएगा, और वो यूनिट्स अकॉर्डिंगली हम प्लेस करते जाएं। तो आप देखो इस केस में अगर बात की जाए तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वर्टिकल लाइन में CHO और CH2OH यूनिट्स होंगी, और टॉप पर आ जाएगा CHO ग्रुप। तो टॉप पर तो जाएगा इस केस में CHO ग्रुप, और बॉटम पर होगा CH2OH ग्रुप। अब आप देखो बस इस ऑब्जर्वर को अब आप ये इंस्ट्रक्शन दो कि वो वेज एंड डैश वाली यूनिट्स को अपने हैंड्स में होल्ड करे, और क्योंकि ऑब्जर्वर बोर्ड के प्लेन में, जबकि वेज एंड डैश वाली यूनिट्स आउटसाइड और इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो वो इन यूनिट्स को होल्ड करने के लिए क्या करेगा, उसका एक हाथ तो बोर्ड के प्लेन के बाहर आएगा और एक हाथ बोर्ड के प्लेन के अंदर जाएगा। बाहर कौन सा हाथ आएगा, देखो ऑब्जर्वर का अगर ये फेस इस साइड है तो जो इसका हैंड बाहर आएगा वो आएगा राइट हैंड। तो हम बात कर सकते हैं कि राइट साइड में तो OH ग्रुप हो जाएगा और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन हो जाएगा। ये आपके पास कंडीशन इस तरह से, देखो अगर ये ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर इस मॉलिक्यूल को इस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है, तो देखो इसकी बॉडी के अलाइनमेंट में तो ये यूनिट्स हो जाएंगी जो कि इससे अवे पॉइंट कर रही है वर्टिकल लाइन पर, और इसका फेस तो टॉप के अकॉर्डिंग CHO ग्रुप टॉप पर हो जाएगा, और ऑब्जर्वर के बॉटम के अकॉर्डिंग CH2OH ग्रुप बॉटम लाइन पर आ जाएगा, बॉटम पॉइंट पर आ जाएगा। और अब अगर बात की जाए तो इस ऑब्जर्वर का फेस उस साइड है, तो जो हाथ इसका प्लेन के बाहर आ रहा है वो राइट हैंड बाहर आ रहा है, तो राइट साइड में तो जाएगा OH ग्रुप और लेफ्ट साइड में जाएगा H। और एग्जांपल देखो, सपोज ये आपको वेज-डैश फॉर्मूला दिया हुआ है और इसे हमें फिशर में कन्वर्ट करना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, देखो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऑब्जर्वर की जो लोकेशन रहेगी वो कैसी रहेगी, ये जो वेज-डैश का वी बन रहा है
इस वी को, इस वेस्टेज के वी को ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व करेगा। अब पहले तो हम ये समझ लें कि जो वेस्टेज का वी है वो एग्जैक्टली है कैसे, किस तरह से वो बन रहा है। आप ध्यान देना, इस बोर्ड के प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो आप जरा समझिए इस बात को। क्या ये वेस्टेज का वी इस तरह से बन रहा है? अगर ये बोर्ड का प्लेन है तो क्या वेस्टेज का वी इस तरह से बन रहा है इसमें, या फिर ये इस तरह से बन रहा है, या इस तरह से बन रहा है, या इस तरह से बन रहा है, या फिर इस तरह से बन रहा है? तो आप ध्यान देना, इस बोर्ड के प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, ये अगर बोर्ड का प्लेन है तो जो वेस्टेज का वी है वो इस तरह से बन रहा है, क्योंकि इस वेस्टेज में से जो वेज होगा वो तो प्लेन से आउटसाइड होगा और जो डैश होगा वो प्लेन के इनसाइड होगा। मतलब ये जो वेस्टेज का वी बन रहा है वो इस बोर्ड के प्लेन के रिस्पेक्ट में ऐसा बन रहा है। ये अगर बोर्ड का प्लेन है तो जो फ्लोरीन है वो तो प्लेन से आउटसाइड है और जो हाइड्रोजन है वो प्लेन के इनसाइड है। तो फिर तो यहां पर ऑब्जर्वर जो होगा वो इस वेस्टेज के वी को यहां से ऑब्जर्व करेगा। आप ध्यान देना, तो अब मैं ऑब्जर्वर को यहां पर लोकेट कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको ऑब्जर्वर को लोकेट करना अच्छे से आता है, अगर आप उसमें एरर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप वेस्टेज से फिशर आसानी से बना सकते हैं। तो आप ध्यान देना, ये ऑब्जर्वर इस वेस्टेज के वी को यहां से ऑब्जर्व कर रहा है। अब इसकी बॉडी किस तरह से रखी जाए, ध्यान देना, अगर हम बात करें क्या इसकी बॉडी इस तरह से रहेगी, तो आंसर है नो। आप ध्यान देना, मैंने आपसे क्या कहा, ऑब्जर्वर की बॉडी इस तरह से होना चाहिए कि जो यूनिट्स उससे अवे पॉइंट कर रही है वो उसकी बॉडी के अलाइनमेंट में होना चाहिए। और उसके लिए मैंने आपको बेस्ट तरीका क्या बताया, देखो उसके लिए बेस्ट टेक्निक क्या है कि जो वेस्टेज वाली यूनिट्स हैं, आप ध्यान देना, वेस्टेज वाली यूनिट्स को आप एक लाइन से ज्वाइन कर दें। और हम ये चाहते हैं कि ये जो कंटीन्यूअस लाइन वाली जो यूनिट है, इन कंटीन्यूअस लाइन वाली यूनिट्स को एक लाइन से आप ज्वाइन कर दें। क्या मैं बात कर सकता हूं, इस ऑब्जर्वर के लिए जो इससे अवे पॉइंट करने वाली यूनिट्स हैं वो ये कंटीन्यूअस लाइन वाली यूनिट है, और हम ये चाहते हैं कि कंटीन्यूअस लाइन वाली यूनिट अगर ऑब्जर्वर से अवे पॉइंट कर रही है तो फिर वो उसकी बॉडी के अलाइनमेंट में होनी चाहिए। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जो ऑब्जर्वर होगा उसकी बॉडी इस तरह से नहीं, ऑब्जर्वर की बॉडी किस तरह से रहेगी, देखो इस लाइन के पैरेलल, ये कंडीशन आएगी। इस तरह से हमें ऑब्जर्वर को यहां पर लोकेट करना होगा। तो उसका फेस तो ये वेस्टेज के वी को देख रहा है और उसकी बॉडी जो होगी वो इस कंटीन्यूअस लाइन वाली यूनिट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल इसके अलाइनमेंट में हो जाएगी। आप देखो, अगर इस ऑब्जर्वर की बात की जाए तो ध्यान देना, इस ऑब्जर्वर को मैंने इस तरह से लोकेट किया है। ये अगर ऑब्जर्वर है तो इसको हमने इस तरह से लोकेट किया है। अब जरा ध्यान देना, द यूनिट्स पॉइंटिंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर आर मिथाइल एंड इथाइल, और ये मिथाइल और इथाइल तो आ जाएंगे वर्टिकल लाइन पर। और ध्यान देना, जैसा कि ऑब्जर्वर है तो इसके हेड वाली साइड में, टॉप वाली साइड में तो मिथाइल ग्रुप है, तो यहां पर आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। और इसका जो पैर है, जो बॉटम वाला पार्ट है, इस ऑब्जर्वर का जो पैर है, बॉटम टेल वाला जो पार्ट है, उस टेल वाले पार्ट पर, बॉटम वाले पार्ट पर क्या आ जाएगा, इथाइल ग्रुप आ जाएगा। और अब जरा आप सोचिए, अगर ये ऑब्जर्वर इस तरह से इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहा है तो बस आपको ये इमेजिन करना है कि इसका जब एक हाथ बाहर आएगा प्लेन से तो वो कौन सा हाथ बाहर आएगा। ध्यान देना, अगर ये ऑब्जर्वर इस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है, इसका फेस इधर डाउन है, वो इस वी को देख रहा है, तो फिर तो इसका जो हैंड बाहर आएगा वो कौन सा हैंड बाहर आएगा, लेफ्ट हैंड। और लेफ्ट हैंड अगर बाहर आएगा तो बाहर आउटसाइड यूनिट कौन सी है, फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन तो जाएगा लेफ्ट साइड में और हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर राइट साइड में। इस तरह से हम इस वेस्टेज को फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक पॉइंट आप ध्यान देना, देखो यहां पर मैंने आपसे कहा कि जो ऑब्जर्वर है वो इस वेस्टेज के वी को ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। और मैंने आपसे कहा कि जो इसकी बॉडी रहेगी वो इस कंटीन्यूअस लाइन वाली यूनिट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन के पैरेलल में इसकी बॉडी होगी, ताकि इससे अवे पॉइंट करने वाली जो यूनिट्स हैं वो इसकी बॉडी के अलाइनमेंट में आ जाए। तो एक पॉइंट ये आपके माइंड में आ सकता है, ध्यान देना कि ठीक है सर, हमने इसे इस तरह से यहां पर प्लेस किया है, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता है, ध्यान देना, हमारे पास यहां पर एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता है कि जो ऑब्जर्वर है वो इस वेस्टेज के वी को ऑब्जर्व करेगा इस तरह से, और हम ये कह रहे हैं कि इस लाइन के पैरेलल उसकी बॉडी होनी चाहिए। तो अगर ये इसके पैरेलल बॉडी है तो पैरेलल बॉडी तो ये भी हो सकती है। तो क्वेश्चन है, क्या हम ऑब्जर्वर को इस तरह से लोकेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस केस में भी आप कह सकते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करने का जो रूल है वो रूल ब्रेक नहीं होगा, ये डेफिनेटली इस कंडीशन में भी रूल फॉलो होगा। हाँ, अब आप देखो, इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसका फिशर ड्रॉ करते हैं तो ध्यान देना, ये तो कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसका फिशर हुआ,
और अब मैं कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग इसका फिशर ड्रॉ कर रहा हूं। और जरा ध्यान देना, कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो देखो, इस ऑब्जर्वर से अवे पॉइंट करने वाली यूनिट जो है वो अगेन मिथाइल और इथाइल है। ध्यान देना, बस इतना सा चेंज हुआ है कि पहले ऑब्जर्वर को हमने इस तरह से लोकेट किया था और अब ऑब्जर्वर को हम इस तरह से लोकेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इसके अकॉर्डिंग इसका फिशर बन जाएगा। कैसे बनेगा जरा देखो, कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो द यूनिट्स पॉइंटिंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर आर मिथाइल एंड इथाइल। और अब आप ध्यान देना, अब यहां पर क्या कंडीशन आएगी, इस ऑब्जर्वर के लिए अब टॉप पर आएगा इथाइल ग्रुप, क्योंकि इसका ये सिर इस साइड और पैर इस साइड है, तो अब सिर वाली साइड में इसके इथाइल ग्रुप है, तो इस बार टॉप पर इथाइल ग्रुप आएगा और इसके पैर वाली साइड में मतलब बॉटम पर क्या आएगा, मिथाइल ग्रुप आएगा, क्योंकि इस बार ऑब्जर्वर इसे ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है, जबकि फर्स्ट वाली कंडीशन में वो इसे इस तरह से ऑब्जर्व कर रहा था। तो अगर ये इसे इस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है तो फिर इथाइल टॉप पर और मिथाइल इस बार बॉटम पर आएगा। और अब इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो इस कंडीशन में ऑब्जर्वर का कौन सा हाथ बाहर आएगा, देखो ये ऑब्जर्वर इस तरह से, तो इस कंडीशन में जो इसका बाहर हाथ आएगा वो आएगा राइट हैंड, और राइट हैंड अगर बाहर आएगा तो इस बार फ्लोरीन राइट साइड में और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये फिशर भी आप इसके लिए बना सकते हैं, ये फिशर भी इसके लिए एक्सेप्टेबल होगा। और ध्यान देना, अगर मैं दो फिशर्स की बात कर रहा हूं तो नॉट ओनली टू, वी कैन हैव 12 फिशर्स फॉर दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट। हमारे पास तो इसके लिए 12 फिशर्स हो सकते हैं ना, तो बिल्कुल ये दोनों फिशर्स एक्सेप्टेबल होंगे, क्योंकि दोनों ही फिशर्स हमने रूल के अकॉर्डिंग यहां पर फ्रेम किए, रूल के अकॉर्डिंग यहां पर बनाए। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करोगे तो आपके पास 12 फिशर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने वेस्टेज को फिशर में कन्वर्ट करने की बात की है। बेस्ट टेक्निक क्या होगी, देखो जो वेस्टेज का वी है उस वी को ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा और उसकी जो बॉडी रहेगी वो कंटिन्यूअस लाइन वाली यूनिट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल होगी। और अगर ये लाइन है तो इसके पैरेलल बॉडी इस तरह से भी आप रख सकते हैं या फिर इस तरह से भी रख सकते हैं, दोनों तरह से फिशर एक्सेप्टेबल होगा। तो ये तो देखो हाउ टू कन्वर्ट वेस्टेज फॉर्मूला इनटू फिशर प्रेडिक्शन फॉर्मूला। अब इसके बाद में सेकंड कन्वर्जन में डिस्कस कर रहा हूं, और सेकंड कन्वर्जन में हम बात करेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ फिशर प्रेडिक्शन फॉर्मूला इनटू अदर फिशर प्रेडिक्शन फॉर्मूला। एक फिशर से दूसरे फिशर में जाने की हमारे पास क्या टेक्निक्स हो सकती है, जरा उसकी बात करते हैं। सुनिए कैसे। फिशर प्रेडिक्शन फॉर्मूला इनटू फिशर प्रेडिक्शन फॉर्मूला। और अब जरा ध्यान देना, देखो इस केस में अगर बात की जाए तो जैसे कि हमने वेस्टेज से फिशर में कन्वर्ट करने की टेक्निक डिस्कस की है, आप ध्यान देना उस टेक्निक के अकॉर्डिंग मान लो अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, ये सपोज हमारे पास कंपाउंड गिवन है और इससे अगर हमें फिशर बनाना है तो उसके लिए मैंने आपको एक बेस्ट लोकेशन सजेस्ट की है कि जो वेस्टेज का वी है, ध्यान देना यहां पर ये वेस्टेज का वी है और ऑब्जर्वर इस वी को यहां से ऑब्जर्व करेगा और इसकी बॉडी किस तरह से रहेगी, तो ध्यान देना मिथाइल और इथाइल कंटिन्यूअस लाइन वाली यूनिट्स पर जो कंटिन्यूअस लाइन वाली जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को अगर मैं एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करता हूं तो इन दोनों यूनिट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उस लाइन के पैरेलल हमें इसकी बॉडी इस तरह से रखना है। ये बात समझ में आ गई। और अब इसके अकॉर्डिंग बात की जाए, द यूनिट्स पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मिथाइल एंड इथाइल। तो मिथाइल तो यहां पर आ जाएगा टॉप पर और इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इसके बॉटम वाली साइड में इथाइल ग्रुप आएगा, तो इथाइल ग्रुप आ जाएगा यहां पर बॉटम पर। और अब आप देखो ये ऑब्जर्वर जब H और NH2 यूनिट्स को अपने हैंड्स में होल्ड करेगा तो इसका जो हाथ प्लेन के बाहर आएगा वो आएगा राइट हैंड, तो NH2 ग्रुप तो आएगा राइट साइड में और H आ जाएगा यहां पर लेफ्ट साइड में। दिस इज वन ऑफ द फिशर दैट विल रिप्रेजेंट दिस कंपाउंड। ये हमने रूल के अकॉर्डिंग इस गिवन कंपाउंड को जो वेस्टेज फॉर्मूला में दिया हुआ था इसे हमने फिशर में
कन्वर्ट कर दिया है। अब आप ध्यान देना, यहां पर अब मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर हम इस कंपाउंड का ये फिशर बना रहे हैं, लेकिन हमारे सामने क्वेश्चन में जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की डिमांड है वो किसी अदर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की डिमांड है, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इस केस में इस कायरल कार्बन के अबाउट इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए टोटल फिशर्स हमारे पास कितने हो सकते हैं? 12 फिशर्स हो सकते हैं। तो मान लो मेरी डिमांड ये कि भाई मुझे तो 12 फिशर्स में से वो फिशर चाहिए जो इससे डिफरेंट हो। अब इससे डिफरेंट हो तो क्वेश्चन है कि अब इसके अलावा जो 11 फिशर्स हमारे पास और इस कंपाउंड के लिए पॉसिबल है, अगर हमें उन 11 रिमेनिंग 11 फिशर्स में से कोई फिशर की रिक्वायरमेंट है तो क्वेश्चन है वो हमें कैसे मिलेगा? क्या उसके लिए फिर एक नई लोकेशन के लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा? नो। आप ध्यान देना, अगर आपके पास ये फिशर अवेलेबल है, भाई आपने एक लोकेशन के अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिस की और उसके अकॉर्डिंग आपने फिशर बना लिया। अब अगर मान लो क्वेश्चन की डिमांड ऐसे किसी फिशर की जो इससे डिफरेंट हो, रिमेनिंग 11 फिशर्स में से किसी फिशर की अगर रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसके लिए फिर से एक नई लोकेशन को इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि अगर आपके पास कंपाउंड का एक फिशर अवेलेबल हो तो उस एक अवेलेबल फिशर की हेल्प से आप उस कंपाउंड के रिमेनिंग 11 फिशर्स भी बना सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ दिस वेज डैश फॉर्मूला। अब हमें इस वेज डैश फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमारे पास ऐसी टेक्निक्स डेवलप्ड हैं जिनकी हेल्प से हम इस अवेलेबल फिशर से ही इस कंपाउंड के रिमेनिंग 11 फिशर्स बना सकते हैं। अब उन 11 फिशर्स को बनाने की क्या टेक्निक है कि हमें 11 फिशर्स भी मिल जाएं, हमारा कंपाउंड भी चेंज ना हो और हमें इस वेज डैश की हेल्प भी ना लेनी पड़े, मतलब हमें इस वेज डैश में कोई नई लोकेशन के बारे में सोचना ना पड़े। हमारे पास जो अवेलेबल लोकेशन है, जिस लोकेशन से हमने वेज डैश से फिशर में कन्वर्ट करना सीखा है, हम उस लोकेशन से एक फिशर बना लेंगे और अब इस फिशर की हेल्प से इस कंपाउंड के रिमेनिंग 11 फिशर्स हम ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूं टेक्निक नंबर 1। आप ध्यान देना, अब मैं बात करता हूं इसमें टेक्निक नंबर 1। और इस फर्स्ट टेक्निक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? देखो, जो फिशर आपके पास कंपाउंड का अवेलेबल है, अगर आप उस फिशर को 180 डिग्री एंगल से रोटेट कर दें तो द न्यू फिशर विल आल्सो रिप्रेजेंट द सेम फिशर, या ये कहा जाए द न्यू फिशर विल आल्सो रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड। आप ध्यान देना, अगर आप इस फिशर को 180 डिग्री प्लेन से रोटेट कर दें तो जो नया फिशर आपको मिलेगा वो उसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा जिस कंपाउंड को ये फिशर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने आपसे कहा भाई आपको फिशर को 180 डिग्री से रोटेट कर देना है, लेकिन जब आप फिशर को 180 डिग्री एंगल से रोटेट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। द फिशर कैन बी रोटेटेड बाय 180 डिग्री एंगल इन द प्लेन और बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द प्लेन। दो तरह से आप फिशर को 180 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखो, आप ध्यान देना, ये अगर आपके पास एक फिशर है और इस फिशर को अगर आपको 180 डिग्री एंगल से रोटेट करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। देखो, एक तो आप इस फिशर को, ध्यान देना, एक तो आप इस फिशर को 180 डिग्री एंगल से रोटेट कर सकते हैं इस तरह से, दैट इज रोटेशन ऑफ फिशर बाय 180 डिग्री एंगल इन द प्लेन। आप ध्यान देना, एक तरीका तो आपके पास हो सकता है, एक तरीका तो आपके पास हो सकता है कि आप इस फिशर को 180 डिग्री इस तरह से रोटेट करें, दैट इज रोटेशन इन द प्लेन। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इस फिशर को 180 डिग्री एंगल से रोटेट करें इस तरह से, बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द प्लेन। आप ध्यान देना, इट इज बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द प्लेन एंड इट इज बाय रोटेटिंग इट इन द प्लेन। तो हमारे पास फिशर को प्लेन में 180 डिग्री एंगल से रोटेट करने का भी ऑप्शन हो सकता है, दिस इज रोटेशन ऑफ फिशर इन द प्लेन। और एक तरीका हो सकता है कि ये जो प्लेन है
इस प्लेन के रिस्पेक्ट में मैं इस फिशर को 180 डिग्री के एंगल से ऐसे रोटेट करूं, देखो इस तरह से अगर हमने रोटेट किया तो इट इज बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द प्लेन, और अगर ऐसे रोटेट किया तो इट इज विद इन द प्लेन। अब क्वेश्चन है कि अगर हम फिशर को 180 डिग्री एंगल से रोटेट करते हैं, तो हमने कहा भाई अगर आप इस फिशर को 180 डिग्री एंगल से रोटेट करेंगे यू विल गेट अ न्यू फिशर एंड दैट विल आल्सो रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड। तो क्वेश्चन है इस फिशर को हमें रोटेट कैसे करना है, इसको प्लेन से लिफ्ट करते हुए या इसे विद इन द प्लेन। तो आंसर है द फिशर इज टू बी रोटेटेड विद इन द प्लेन। आपको इसे लिफ्ट नहीं करना है, आपको इसे प्लेन में ही रोटेट करना है। मतलब ये हुआ, देखो रोटेशन बाय 180 डिग्री एंगल इन द प्लेन। अगर आप फिशर को 180 डिग्री एंगल से रोटेट करते हैं विद इन द प्लेन, तो जो नया फिशर आपको मिलेगा दैट विल रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड। अब जरा ध्यान देना, अगर आप इस फिशर को इन द प्लेन रोटेट करेंगे तो समझ में आ रहा है इन द प्लेन रोटेट करने से क्या होगा, जरा ध्यान दो। अगर मैंने इसे इस तरह से प्लेन में रोटेट किया, मैंने अगर इसे इस तरह से प्लेन में रोटेट किया तो उससे क्या होगा, देखो जो लेफ्ट एंड राइट वाली यूनिट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी और जो टॉप एंड बॉटम वाली यूनिट्स हैं वो भी इंटरचेंज हो जाएंगी। तो अगर आप फिशर को 180 डिग्री प्लेन में रोटेट करते हैं तो उससे क्या होगा, देखो ये जो टॉप एंड बॉटम वाली यूनिट्स हैं ये भी इंटरचेंज होगी और साथ में जो लेफ्ट एंड राइट वाली यूनिट्स हैं वो भी इंटरचेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर आप फिशर को 180 डिग्री एंगल से रोटेट करते हैं बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द प्लेन, ऐसे बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द प्लेन, तो उस केस में क्या हो रहा है, देखो टॉप एंड बॉटम वाली यूनिट्स चेंज नहीं हो रही है, केवल लेफ्ट और राइट वाली जो यूनिट्स हैं वो ही इंटरचेंज हो रही है। या अगर आप इसे ऐसे लिफ्ट करें, ऐसे भी लिफ्ट कर सकते हैं, देखो 180 डिग्री एंगल आप इसे इस तरह से भी लिफ्ट कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, टॉप एंड बॉटम तो इंटरचेंज होगा लेकिन लेफ्ट एंड राइट इंटरचेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फिशर को 180 डिग्री प्लेन से लिफ्ट करते हुए रोटेट करते हैं तो केवल एक ही लाइन की यूनिट्स इंटरचेंज होगी, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन वाली यूनिट्स की इंटरचेंज हो जाएंगी या फिर वर्टिकल लाइन की यूनिट्स इंटरचेंज होगी। लेकिन जब आप फिशर को प्लेन में 180 डिग्री एंगल से रोटेट करते हैं तो उस केस में टॉप एंड बॉटम भी चेंज होगा और लेफ्ट एंड राइट की यूनिट्स भी इंटरचेंज हो जाएंगी। तो हमें क्योंकि इस फिशर को इन द प्लेन रोटेट करना है तो फिर तो यहां पर क्या होगा, देखो इन द प्लेन रोटेट करने से जो लेफ्ट एंड राइट वाली यूनिट्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब अब इस केस में NH2 ग्रुप यहां पर और H यहां पर आएगा और जो टॉप एंड बॉटम वाली यूनिट्स हैं वो भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। तो इथाइल ग्रुप यहां पर और मिथाइल ग्रुप यहां पर होगा। और ये जो नया फिशर आपको मिला, दिस फिशर विल आल्सो रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड। मतलब आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही फिशर्स इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, तो आप कह सकते हैं दीज आर होमोमर्स। क्यों? क्योंकि ये सेम कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं दिस कंडीशन इज एक्सेप्टेबल टू कन्वर्ट द गिवन फिशर इनटू अनदर फिशर फॉर द सेम कंपाउंड। मतलब इससे हमें एक नया फिशर भी मिला और हमारा कंपाउंड चेंज भी नहीं हुआ। और आप सोचिए इस फिशर को बनाने के लिए मैंने इस वेज डैश की कोई हेल्प नहीं ली है। आप सोचिए इस वेज डैश की हेल्प के बिना मैंने फिशर ड्रॉ किया है। जो फिशर हमारे पास अवेलेबल था उसी फिशर की हेल्प से हमने एक नया फिशर बना लिया और हमें इसको 3D में इमेजिन करने की जरूरत भी नहीं होगी। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप फास्ट एक फिशर से कंपाउंड के रिमेनिंग 11 फिशर्स आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और उसमें मैंने डिस्कस किया टेक्निक नंबर 1। अब किसी स्टूडेंट के माइंड में ये पॉइंट आ रहा है कि सर ठीक है आपने टेक्निक तो बता दी, लेकिन आप तो हमें इस वेज डैश में सोचकर बताओ कि वेज डैश में ऑब्जर्वर ने कैसे इसको ऑब्जर्व किया होगा कि ये फिशर बना होगा। तो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको आगे टेक्निक को अप्लाई करते टाइम ये कॉन्फिडेंस रहे कि जो फिशर आपने ड्रॉ किया है वो इसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा सुनिए, अगर आपको ये समझना है कि ये फिशर इस ऑब्जर्वर ने इस वेज डैश को कैसे देखा होगा कि ये फिशर मिला होगा, तो जरा आप ध्यान देना। ये सपोज ऑब्जर्वर है और जो हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है वो कंपाउंड हमें ये दिया हुआ है।
बोर्ड के प्लेन के एस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो मिथाइल एंड इथाइल आर इन द प्लेन ऑफ बोर्ड. दिस NH2 ग्रुप इज आउटसाइड ऑन वेज एंड दिस H इज इनसाइड ऑन डैश. हमने ऑब्जर्वर को जो इनिशियली यहां पर इस वेज-डैश फॉर्मूला को ऑब्जर्व करने के लिए कहा था, ये फिशर बनाने के लिए, वो हमने कहा था भाई वेज-डैश का जो V है यहां से ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा. और इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ देखो, इस ऑब्जर्वर ने टॉप पर मिथाइल ग्रुप को रखा, बॉटम पर इथाइल ग्रुप को रखा, और इसके अकॉर्डिंग ये NH2 ग्रुप राइट साइड में. देखो चलो इसको आप ऐसे समझ लो, मैं अगर ऑब्जर्वर हूं तो मैं इस ऑब्जर्वर को इस वेस्टेज को यहां से देख रहा हूं. ये फिशर बनाने के लिए जो लोकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, इस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूं. तो मैंने यहां से इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया. अब मेरे अकॉर्डिंग राइट साइड में NH2 ग्रुप आएगा, लेफ्ट साइड में H आएगा, टॉप पर मिथाइल ग्रुप आएगा और बॉटम पर इथाइल ग्रुप आएगा. और अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं उस फिशर को ड्रॉ करने के लिए लोकेशन बता रहा हूं. जिस लोकेशन से मैंने ये फिशर बनाया है, अगर मैं इसी लोकेशन पर उल्टा हो जाऊं, ध्यान देना, ये ऑब्जर्वर अगर इसी लोकेशन पर उल्टा हो जाए तो जरा सोचिए क्या होगा. मैं अगर यहीं पर उल्टा हो जाऊं तो मेरे लिए जो राइट और लेफ्ट वाली यूनिट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी, और जो टॉप एंड बॉटम वाली यूनिट्स हैं वो भी इंटरचेंज हो जाएंगी. तो टॉप एंड बॉटम इंटरचेंज कर दो और राइट और लेफ्ट भी इंटरचेंज कर दो, तो आपको यही तो फिशर मिलेगा. लेकिन अब आपको उसको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट इस टेक्निक को माइंड में रखो कि अगर हम एक फिशर को अगर हम प्लेन में 180 डिग्री एंगल से रोटेट कर दें तो जो नया फिशर आपको मिलेगा वो भी सेम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा. और वो में कैसे मिला होगा, ऑब्जर्वर ने पहला फिशर जिस लोकेशन से बनाया होगा उसी लोकेशन पर अगर आप ऑब्जर्वर को उल्टा कर दोगे तो आपको एक दूसरा फिशर मिल जाएगा. जैसे आप देखो अभी हमने ये बनाया था. अब जरा देखो, इस लोकेशन से जो फिशर हमें मिला वो ये फिशर मिला. अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस फिशर को, ध्यान देना, अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप इस फिशर को 180 डिग्री प्लेन में रोटेट कर दें, तो जब आप इस फिशर को प्लेन में 180 डिग्री एंगल से रोटेट करेंगे तो क्या होगा, H और फ्लोरीन ये इंटरचेंज हो जाएंगे और मिथाइल और इथाइल भी इंटरचेंज हो जाएंगे. तो मिथाइल इथाइल को इंटरचेंज करो और H एंड फ्लोरीन को भी इंटरचेंज करो तो आपको ये फिशर मिल जाएगा. मतलब इस फिशर को अब मैं यहां पर कह सकता हूं कि या तो आप इस फिशर को 180 डिग्री प्लेन में रोटेट कर दो तो ये आपको नया फिशर मिल जाएगा, या फिर इस फिशर को जिस लोकेशन से हमने बनाया अगर ऑब्जर्वर वहां पर 180 डिग्री घूम जाए तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर ये फिशर आपको मिल जाएगा. लेकिन मैं चाहता हूं कि सेकंड कंडीशन को आपको इमेजिन करने की जरूरत ना पड़े, तो आप डायरेक्ट टेक्निक माइंड में रखो कि अगर आपके पास किसी भी वेस्टेज फॉर्मूला के लिए एक फिशर अवेलेबल है और उस फिशर को अगर आप 180 डिग्री एंगल से प्लेन में रोटेट कर दें तो द न्यू फिशर विल आल्सो रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड. तो ये सेम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट फिशर आ चुका है. मतलब अब हम कह सकते हैं कि 12 फिशर्स में से 2 फिशर तो हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं, ये दोनों. अब मैं बात करता हूं टेक्निक नंबर 2, सेकंड टेक्निक. ध्यान देना, सेकंड टेक्निक में आपको क्या करना है, कायरल कार्बन से जो अटैच्ड 4 यूनिट्स हैं, इन 4 यूनिट्स में से आपको किसी भी एक यूनिट को स्टेशनरी कंसीडर करना है. आउट ऑफ 4 यूनिट्स अटैच्ड विद द कायरल कार्बन इन फिशर, एनी वन यूनिट इज टू बी केप्ट स्टेशनरी. आप किसी भी एक यूनिट को तो क्या करेंगे, स्टेशनरी कंसीडर करें, उसको फिक्स कर दें. मतलब उस एक यूनिट की पोजीशन को आपको चेंज नहीं करना है. और उसके अलावा जो रिमेनिंग 3 यूनिट्स हैं, उन 3 यूनिट्स को आप फिशर में या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दें. आप ध्यान देना, कीप एनी वन यूनिट फिक्स्ड. आप किसी भी एक यूनिट को तो फिक्स करें एंड शिफ्ट other 3 clockwise और एंटी क्लॉकवाइज. चलो मैं आपको इसको अप्लाई करके बताता हूं. आप ध्यान देना, अब हम उसी कंपाउंड के लिए फिर से एक नया फिशर ड्रॉ कर रहे हैं इस फिशर की हेल्प से. और उसके लिए हमने क्या किया,
हमें इन 4 यूनिट्स में से किसी भी एक यूनिट को फिक्स कर देना है। चलिए मान लेते हैं हमने इन 4 में से मिथाइल को फिक्स कर दिया। क्वेश्चन है क्या मिथाइल को फिक्स करना जरूरी है? नो, इट्स योर चॉइस। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी एक यूनिट को फिक्स कर सकते हैं। चलिए मैंने यहां पर मिथाइल को फिक्स कर दिया है एंड नाउ आई कैन शिफ्ट रेस्ट ऑफ द 3 यूनिट्स इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब अब मैं बाकी की 3 यूनिट को या तो क्लॉकवाइज शिफ्ट कर सकता हूं। देखो अगर मैंने इन रिमेनिंग 3 यूनिट्स को क्लॉकवाइज शिफ्ट किया तो क्या होगा? NH2 group will take position of ethyl group, ethyl group will take position of hydrogen and hydrogen will take position of NH2 group। मिथाइल तो फिक्स किया हमने। या फिर आपके पास चॉइस है कि अगर आप इनको एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करते हैं तो H will take position of ethyl group, ethyl will take position of NH2 group and NH2 group will take position of hydrogen। आपकी चॉइस है। चलो ऐसा करते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर देते हैं तो H तो यहां पर आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करने से H यहां पर, ethyl will take position of NH2 group and NH2 group will take position of ethyl group। और अब हम बात कर सकते हैं now the new fissure will also represent the same compound। ये फिशर भी इसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आप कह सकते हैं this fissure and the converted fissure will represent same compound। मतलब इन दोनों में आप रिलेशन दे सकते हैं these are homomers। तो this is the second technique that can be used to draw the remaining fissures possible for this compound। एक फिशर तो ये है, रिमेनिंग 11 फिशर्स को ड्रॉ करने के लिए ये हमारे पास एक सेकंड टेक्निक है। और अब आप सोचिए इस टेक्निक से आप बहुत सारे फिशर्स बना सकते हैं। देखो हमने इस मिथाइल को फिक्स किया और इन 3 यूनिट्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। नेक्स्ट टाइम आप क्या कर सकते हैं, इन 3 यूनिट्स को क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दो। क्लॉकवाइज शिफ्ट करोगे फिर एक नया फिशर मिल जाएगा, वो भी इसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद में क्या कर सकते हो, हमने यहाँ पर मिथाइल को फिक्स किया, आप NH2 ग्रुप को फिक्स कर दो और बाकी 3 यूनिट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दो। ऐसे करके अगर आप 1 बाय 1 यूनिट्स को फिक्स करके रिमेनिंग 3 को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ फिशर्स मिल जाएंगे। इस तरह से अगर हम बात करें तो 8 फिशर्स हम बना सकते हैं और उन 8 फिशर्स में से कुछ फिशर को अगर आप प्लेन में 180 डिग्री घुमा दोगे, जो टेक्निक नंबर 1 है, इस तरह से आप कंपाउंड के लिए टोटल 12 फिशर्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो दीज आर द टेक्निक्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट अ फिशर इनटू अनदर फिशर फॉर द सेम कंपाउंड। या फिर ये कहा जाए कि इस कंपाउंड के लिए हमने एक फिशर बनाने की टेक्निक तो ये डेवलप कर ली है, लेकिन अगर हमें इस फिशर के अलावा रिमेनिंग 11 फिशर्स की बात करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो उसके लिए आपको वेस्टेज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप इन टेक्निक्स को यूज करें, आपको नए फिशर्स अपने आप मिलते चले जाएंगे। और अब कोई स्टूडेंट अगर ये कहना चाहे कि ठीक है सर टेक्निक नंबर 2 तो हमें समझ में आ गई, हम अप्लाई भी कर लेंगे, लेकिन आप तो हमें इस वेस्टेज पर अप्लाई करके बताओ, हमें तो इस वेस्टेज को देखकर बताओ कि ये फिशर कैसे बना हुआ। तो मैं आपको वो भी बताता हूं। तो जैसा कंपाउंड आपको दिया हुआ है, जरा कलर्स आप याद रखिएगा। रेड विल रिप्रेजेंट मिथाइल एंड दिस ब्लू विल रिप्रेजेंट इथाइल। ये मिथाइल है, ये इथाइल है इन द प्लेन। ग्रीन विल रिप्रेजेंट NH2 ग्रुप, ये NH2 ग्रुप है जो आउटसाइड द प्लेन है और इस प्लेन के रिस्पेक्ट में H इनसाइड है, डैश पर हाइड्रोजन। तो ग्रीन NH2 ग्रुप, ब्लैक हाइड्रोजन, रेड मिथाइल ग्रुप एंड ब्लू इथाइल ग्रुप। और ये जो फिशर बना था, ध्यान देना, इस फिशर को ऑब्जर्वर ने यहां से बनाया था। इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग आपको ये फिशर मिला। ये जो ऑब्जर्वर है यहां से देख रहा है इसको, देखो इसमें NH2 ग्रुप राइट साइड, H लेफ्ट साइड ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर NH2 ग्रुप तो राइट है और H लेफ्ट है। NH2 ग्रुप राइट, H लेफ्ट। और इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग मिथाइल ग्रुप टॉप पर है और इथाइल ग्रुप बॉटम पर है, वर्टिकल लाइन पर। ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो गया फिशर। अब जरा देखो, मैंने आपसे कहा कि अगर आपको नया फिशर बनाना है तो एक तरीका आपके पास ये हो सकता है कि आप इस फिशर में किसी एक यूनिट को फिक्स कर दो। जैसे मैंने मिथाइल को फिक्स किया कि नए फिशर में भी मिथाइल ग्रुप वर्टिकल लाइन पर ही मिलेगा और टॉप पर ही मिलेगा। तो जरा आप सोचिए, अगर मुझे इस ऑब्जर्वर की लोकेशन से, अगर मुझे ऑब्जर्वर की इस लोकेशन से मिथाइल ग्रुप टॉप पर मिला वर्टिकल लाइन पर, तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास अभी भी और लोकेशंस भी अवेलेबल हैं जिसमें मैं कह सकता हूं कि मिथाइल ग्रुप मुझे वर्टिकल लाइन में टॉप पर ही मिलेगा। क्या हो सकती है? देखो आप सोचिए, अगर ये ऑब्जर्वर यहां से यहां आ जाए तो इस ऑब्जर्वर के लिए भी आप कह सकते हैं कि रेड मतलब मिथाइल ग्रुप जो होगा वो अभी भी टॉप पर ही रहेगा
और अगर ये ऑब्जर्वर यहां से यहां जाए तब भी तो रेड टॉप पर ही रहेगा। अब जरा सोचिए, अगर ये ऑब्जर्वर यहां से यहां पर आ जाए, बात समझना, अगर ये ऑब्जर्वर यहां से यहां पर आ जाए या फिर ये ऑब्जर्वर यहां से यहां पर आ जाए, सुनिएगा इस बात को, मैं इस फिशर को ड्रॉ करने की बात कर रहा हूं। तो मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर यहां से यहां पर आ जाए, तो क्या मैं कह सकता हूं इस ऑब्जर्वर के लिए मिथाइल ग्रुप तो टॉप पर रहेगा, लेकिन इस बार हॉरिजॉन्टल लाइन पर कौन सी यूनिट आएगी, इथाइल और NH2 ग्रुप, क्योंकि ये NH2 ग्रुप है और ये इथाइल है। और ऑब्जर्वर अगर यहां से इसको ऑब्जर्व करेगा तो अब NH2 और इथाइल ग्रुप आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए तो देखो NH2 और हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, लेकिन इस वाले ऑब्जर्वर के लिए NH2 और इथाइल ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं दोनों ही ऑब्जर्वर के लिए मिथाइल ग्रुप तो टॉप पर ही रहेगा। तो जब ऑब्जर्वर यहां से यहां आ जाएगा, सुनिएगा बात को, अगर ये ऑब्जर्वर यहां से यहां आ जाएगा तो इस ऑब्जर्वर के लिए इथाइल और NH2 ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाएंगे। जरा देखो, इथाइल और NH2 ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ चुके हैं, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए भी मिथाइल ग्रुप तो अभी भी टॉप पर होगा और इस बार हाइड्रोजन बॉटम पर आ जाएगा। तो मिथाइल टॉप पर, हाइड्रोजन बॉटम पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक यूनिट को फिक्स कर दें और बाकी 3 को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, तो उससे जो फिशर आपको मिलेगा वो उसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वास्तव में चेंज क्या हुआ, क्या कंपाउंड चेंज हुआ? नो, आप कह सकते हैं ऑब्जर्वर ने अपनी लोकेशन चेंज करके एक नई लोकेशन से वो फिशर बनाया। और देखो, उस न्यू लोकेशन को आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टेक्निक अप्लाई करो, आपको डायरेक्ट वो फिशर मिल जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? तो इस तरह से आप इन टेक्निक्स की हेल्प से आप ये फिशर्स बना सकते हैं और इस तरह से आप इस कंपाउंड के 12 फिशर्स बना सकते हैं। तो ध्यान देना, मैंने अब यहां पर आपको 2 टेक्निक्स बताई हैं। देखो, हो सकता है कुछ रेफरेंस बुक्स वगैरह आप पढ़ें और उसमें आपको 2 से ज्यादा टेक्निक्स मिल जाएं। वास्तव में हमारे पास और भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से आप एक ही कंपाउंड के लिए रिमेनिंग 11 फिशर्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल फिशर। और भी ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं हमारे पास, लेकिन देखो मैं बाकी की टेक्निक्स डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निक्स आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टेक्निक्स आर अवेलेबल टू कन्वर्ट वन फिशर इनटू अदर। आपको तो टेक्निक्स आनी चाहिए जिनकी हेल्प से आप एक फिशर की हेल्प से बाकी के 11 फिशर्स बना पाए, और वो काम करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है ये सफिशिएंट है। आप इन 2 टेक्निक की हेल्प से बाकी के 11 फिशर्स आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं बाकी की टेक्निक्स डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर मैं एक टेक्निक वो डिस्कस करना चाह रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए कि हमें वो टेक्निक कभी भी अप्लाई नहीं करना है। अब एक पॉइंट ये आता है कि सर जब वो टेक्निक अप्लाई करना ही नहीं है तो डिस्कस क्यों कर रहे हो? जरूरी है डिस्कस करना, उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं टेक्निक नॉट टू बी यूज्ड। आपको जो टेक्निक यूज नहीं करनी है वो मैं यहां पर डिस्कस करना चाह रहा हूं, आप सुनिएगा। रोटेशन बाय 180 डिग्री एंगल। आप ध्यान देना, आपको फिशर को 180 डिग्री एंगल से रोटेट नहीं करना है, ये टेक्निक आपको यूज नहीं करना है। क्वेश्चन है सर टेक्निक नंबर 1 में तो आपने कहा कि रोटेशन बाय 180 डिग्री एंगल वो आपको यूज करना है। यस, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आपको यूज करना है 180 डिग्री, आपको फिशर को रोटेट तो करना है, लेकिन कैसे? इन द प्लेन। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फिशर को 180 डिग्री एंगल रोटेट करने की एक टेक्निक ये भी तो हो सकती है बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द प्लेन, और वो हमें यूज नहीं करना है। ध्यान देना, रोटेशन बाय 180 डिग्री एंगल बाय lifting it from the plane, ये टेक्निक आपको यूज नहीं करना है। और ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि यहां भी 180 डिग्री एंगल से रोटेशन है, यहां भी 180 डिग्री एंगल से रोटेशन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। और दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में से हमें क्या टेक्निक यूज करना है क्या नहीं करना है वो आपको क्लियर होना चाहिए,
आप इसमें कोई मिस्टेक ना करें, इसलिए ये टेक्निक मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब जरा देखो, आप अगर इस फिशर को प्लेन में 180 डिग्री रोटेट करते हैं इस तरह से, तो दैट इज एक्सेप्टेबल, वो तो टेक्निक नंबर 1 है जो कि एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मैं इस फिशर को 180 डिग्री एंगल इस तरह से रोटेट करता हूं बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द प्लेन, अगर मैं इसको प्लेन से लिफ्ट करते हुए रोटेट करूं तो क्या होगा? देखो, इस तरह से अगर मैंने इसको लिफ्ट करते हुए रोटेट किया तो अब जो नया फिशर मुझे मिलेगा उसमें क्या होगा? देखो, ऐसे अगर मैंने इसको लिफ्ट किया है तो क्या मैं कह सकता हूं वर्टिकल लाइन की यूनिट्स तो सेम पोजीशन में रहेगी, मतलब मिथाइल ग्रुप टॉप पर ही रहेगा और इथाइल ग्रुप बॉटम पर ही रहेगा। लेकिन अब जो H और NH2 है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। NH2 group will be on left side and hydrogen will be on right side. और अगर आपने ये चेंज फिशर में अप्लाई किया तो नाउ सी द न्यू फिशर, यू कैन सी द न्यू फिशर इज मिरर इमेज ऑफ द प्रीवियस फिशर। ये तो यहां पर क्या हो चुका है? पहले वाले फिशर का मिरर इमेज मिल चुका है। अब याद करो, मैंने आपसे कहा था कि एक कंपाउंड के लिए आप एक से ज्यादा फिशर्स तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसे दो फिशर्स एक्सेप्टेबल नहीं होंगे जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो। और क्यों एक्सेप्टेबल नहीं होंगे? क्योंकि जरा देखो, जिस कंपाउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज हैविंग वन कायरल कार्बन, और याद करो वन कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और ऐसे में आप सोचिए, अगर ये दोनों फिशर्स आपस में मिरर इमेज हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज में वन रिप्रेजेंट्स डेक्स्ट्रो एंड अदर रिप्रेजेंट्स लीवो, तो यहां तो फिर कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ये कंपाउंड अगर डेक्स्ट्रो नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लीवो को। तो यहां तो कंपाउंड ही चेंज हो चुका है, जबकि हमें ऐसा फिशर बनाना है जिससे कंपाउंड चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम कंपाउंड को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो आप कह सकते हैं ये जो फिशर होगा वो इस वेस्टेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो इसके मिरर इमेज मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये अगर डेक्स्ट्रो नेचर का है तो इसका मिरर इमेज मॉलिक्यूल कैसा होगा? लीवो। तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि इस टेक्निक को अप्लाई करने से, ध्यान देना, इस टेक्निक को अप्लाई करने से क्या हुआ? हमारे पास जो फिशर मिल रहा है दैट इज मिरर इमेज, और मिरर इमेज फिशर अगर मिला तो फिर हम इस वाली टेक्निक को अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब ये टेक्निक एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड टेक्निक्स आर एक्सेप्टेबल। मैं फाइनली इसको कंक्लूड कर देता हूं। अगर आपके पास एक वेस्टेज फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसकी हेल्प से आप एक फिशर तो बना ही सकते हैं। जो टेक्निक हमने डिस्कस की कि वेस्टेज के बीच में वी के वेस्टेज का जो वी है वहां से ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करके इसका फिशर बना ले, और इस तरह से अगर आप एक फिशर बना सकते हैं तो अब रिमेनिंग 11 फिशर्स के लिए हमें इस वेस्टेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास दो टेक्निक्स आप माइंड में रखो। एक तो आप फिशर को प्लेन में अगर 180 डिग्री रोटेट कर दें तो द न्यू फिशर विल रिप्रेजेंट सेम कंपाउंड, या फिर कीप एनी वन यूनिट फिक्स्ड एंड शिफ्ट the other 3 units in clockwise or in anti-clockwise direction. The new fissure will also represent the same compound, but never rotate the fissure by 180 degree angle by lifting it from the plane. क्योंकि अगर आपने इसको लिफ्ट करके रोटेट किया तो the new fissure will represent mirror image of the previous fissure. और ऐसे में अगर previous compound डेक्स्ट्रो है तो mirror image आपके पास क्या हो जाएगा? लीवो। या previous अगर लीवो है तो mirror image डेक्स्ट्रो हो जाएगा। तो फिर इस टेक्निक से तो हमारा कंपाउंड चेंज हो रहा है। तो दो टेक्निक्स आपको अप्लाई करना है, फर्स्ट एंड सेकंड। सो दिस इज हाउ अ वेस्टेज फॉर्मूला कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिशर प्रेडिक्शन फॉर्मूला, एंड अ फिशर प्रेडिक्शन फॉर्मूला कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फिशर प्रेडिक्शन फॉर्मूला पॉसिबल फॉर द कंपाउंड। ये टेक्निक्स हमने डिस्कस किए। अब इन टेक्निक्स का यूज क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, वो जरा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको इनका यूज दिखेगा। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की अगर बात की जाए तो देखो, जैसे आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के कॉन्फ़िगरेशंस पढ़े होंगे, सिस ट्रांस, ईजेड, सिन एंटी, बिल्कुल वैसे ही हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। आप ध्यान दीजिएगा।
इसके लिए हमारे पास दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन है। एक तो हम बात करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा हम बात करेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। आप ध्यान देना, एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो नोटेशन हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज RS कॉन्फ़िगरेशन एंड द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इज DL कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान देना, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में जो साइन हम यूज करते हैं वो कैपिटल D कैपिटल L यूज करते हैं। और ध्यान देना, कैपिटल D एंड कैपिटल L आर नॉट रिलेटेड टू डेक्स्ट्रोलीवो नेचर। जो डेक्स्ट्रोलीवो है वो स्मॉल d स्मॉल l है, तो स्मॉल d स्मॉल l वो तो डेक्स्ट्रोलीवो है, लेकिन कैपिटल D कैपिटल L जो है दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड इट इज कॉल्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें रिलेटिव एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की, RS कॉन्फ़िगरेशन की। देखो RS कॉन्फ़िगरेशन में ये जो R और S हम नोटेशन यूज कर रहे हैं, ध्यान देना, दिस R is related to the word rectus। जो R है वो तो rectus से रिलेटेड है, और rectus का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है राइट, या फिर आप कह सकते हैं क्लॉकवाइज। और S की अगर बात की जाए, द नोटेशन S इज रिलेटेड टू द वर्ड सिनिस्टर। इट इज रिलेटेड टू द वर्ड सिनिस्टर, और इसका मतलब होता है लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान देना, रेक्टस इज रिलेटेड टू द सिंबल R, और इसका मतलब होता है राइट या क्लॉकवाइज, और जो S है दैट इज रिलेटेड टू द वर्ड सिनिस्टर, और इसका मतलब होता है लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज। अब आप ध्यान देना, हमने कहा भाई R मतलब क्लॉकवाइज और S मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन है, ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू R एंड S, क्या ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन का रोटेशन है? जैसा कि हमने कहा था कि डेक्स्ट्रो विल रोटेट द प्लेन ऑफ राइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड लीवो विल रोटेट द प्लेन ऑफ राइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है, इज इट रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ PPL? अब आप ध्यान देना, देखो अगर हम कह रहे हैं कि R का मतलब क्लॉकवाइज और S का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर हम कह रहे हैं कि क्लॉकवाइज मतलब क्या ये PPL के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करने की बात है, और S का मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या ये PPL के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की बात है? तो आंसर है नो। ध्यान देना, दिस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इज नॉट रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ लाइट। क्योंकि एक बात सोचिए, अगर हम किसी भी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर रहे हैं, सुनिएगा बात को, अगर आप किसी भी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन तो आप थियोरेटिकली असाइन करोगे ना, कंपाउंड को देखकर असाइन करोगे ना। आप बिल्कुल ऐसा समझ लो, मैं बात कर रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, थोड़ा सा मैं बात करता हूं पहले कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जैसे हम बात करें सिस ट्रांस, तो एक कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर आपको दिया हुआ है, और आपको अगर बताना है कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर उसका कॉन्फ़िगरेशन सिस है या ट्रांस है, तो वो तो आप कंपाउंड को देखकर थ्योरेटिकली बताते हो ना। क्या उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है? नो। सिस ट्रांस का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम देखकर बता सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर सिमिलर यूनिट्स सिस्टम के सेम साइड है तो सिस, और सिमिलर यूनिट्स अगर सिस्टम के अपोजिट है तो ट्रांस। तो सिस ट्रांस के लिए कोई एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं होती है। कॉन्फ़िगरेशन तो उसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोई एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं होती है। कॉन्फ़िगरेशन इज असाइंड थ्योरेटिकली। अब आप सोचिए, बिल्कुल उसी तरह से हम ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी जब कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे तो वो थ्योरेटिकली असाइन किया जाता है। RS कॉन्फ़िगरेशन जो हम असाइन करेंगे वो थ्योरेटिकली असाइन करेंगे, DL कॉन्फ़िगरेशन जो हम असाइन करेंगे वो थ्योरेटिकली असाइन करेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन इज सिंपली रिलेटेड टू अरेंजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या बताता है? एक सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का अरेंजमेंट कैसा है उसकी जानकारी आपको देता है। तो जैसे हम कहते हैं कि सिस का मतलब सिमिलर यूनिट सिस्टम के सेम साइड है, मतलब वहां पर हमने अरेंजमेंट के बारे में बात की है कि सिस का मतलब क्या है
कि जो सेम यूनिट्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, सिमिलर यूनिट्स का अरेंजमेंट कैसा है सिस्टम के सेम साइड है तो सिस, और अगर सिमिलर यूनिट्स का अरेंजमेंट सिस्टम के अक्रॉस है तो ट्रांस। तो मतलब आपने सिस ट्रांस, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, उसके थ्रू आपने क्या बताया, यूनिट्स का सिस्टम के अबाउट अरेंजमेंट आपने बताया। बिल्कुल इसी तरह से जब हम आरएस या डीएल की बात करेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी आरएस या डीएल का मतलब क्या है, हम सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का अरेंजमेंट बता रहे हैं। और अरेंजमेंट बताने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हम थियोरेटिकली कंपाउंड को देखकर बताएंगे कि सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का अरेंजमेंट आर है या सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का अरेंजमेंट एस है। अब आप ध्यान देना, अगर हम बात करें कि जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन है या जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है, दैट विल बी असाइंड थियोरेटिकली, हम थियोरेटिकली इसको असाइन करेंगे। मान लो आपने कंपाउंड को देखा और कंपाउंड को देखकर आपने उसमें प्रेजेंट सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का अरेंजमेंट देखकर ऐसा मान लेते हैं कि आपने उसका कॉन्फ़िगरेशन आर असाइन किया, राइट। अब आपने थियोरेटिकली उस कंपाउंड को देखकर बता दिया कि उस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन आर है। और अगर हम कह रहे हैं कि आर का मतलब क्लॉकवाइज है, और अगर आर का मतलब क्लॉकवाइज है और अगर ये क्लॉकवाइज पीपीएल के प्लेन के रोटेशन से रिलेटेड है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब वो कंपाउंड जो है वो अगर प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब तो कंपाउंड डेक्स्ट्रो हो गया। और अगर हमने एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया है और एस का मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज है और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज प्लेन के रोटेशन से रिलेटेड है तो फिर तो इसका मतलब कंपाउंड लीव हो गया। तो इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि हम कंपाउंड को देखकर ये बता पा रहे हैं कि वो कंपाउंड डेक्स्ट्रो है या लीवो है। अगर हमने आर असाइन किया तो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग डेक्स्ट्रो और एस असाइन किया तो एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग लीवो। तो इसका मतलब तो फिर हमें पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर तो हमें पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर हम कंपाउंड को देखकर थियोरेटिकली ये बता पा रहे हैं कि कंपाउंड डेक्स्ट्रो है या लीवो है तो पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट की तो फिर रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वास्तव में देखो, पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट तो है, क्योंकि आप डेक्स्ट्रो लीवो नेचर जो है वो कंपाउंड को देखकर थियोरेटिकली नहीं बता सकते। लॉजिकली उसको देखकर ये बताना पॉसिबल नहीं है कि कंपाउंड डेक्स्ट्रो है या लीवो है। तो क्वेश्चन है फिर ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ये एग्जैक्टली है क्या फिर? अगर ये प्लेन के रोटेशन से रिलेटेड नहीं है तो व्हाट इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एग्जैक्टली? तो आप ध्यान देना, सुनिएगा इस बात को। दिस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इज नॉट this clockwise anti-clockwise is not related to rotation of plane of PPL. It is simply arrangement of units अबाउट अ सिस्टम। ये सिंपली एक सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का अरेंजमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गिवन कंपाउंड में सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का अरेंजमेंट क्लॉकवाइज है तो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन आर असाइन करेंगे, और अगर कंपाउंड में प्रेजेंट सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो अकॉर्डिंग टू एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स अबाउट द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड विल बी एस। तो वास्तव में यहाँ पर जो आर एस है, जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, वो पीपीएल के प्लेन के रोटेशन से रिलेटेड नहीं है। ये सिंपली कंपाउंड में प्रेजेंट सिस्टम के अबाउट यूनिट के अरेंजमेंट से रिलेटेड है। अगर अरेंजमेंट सिस्टम के अबाउट क्लॉकवाइज हुआ तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, और सिस्टम के अबाउट अगर यूनिट्स का अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। और अब आप समझ लेना कि मान लेते हैं एक गिवन कंपाउंड में सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का अरेंजमेंट सपोज आर है। हमने रूल के अकॉर्डिंग देख लिया कि वहां पर सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का अरेंजमेंट अगर आर हुआ तो फिर तो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन आर असाइन करेंगे। यूनिट्स का अगर अरेंजमेंट क्लॉकवाइज हुआ तो हम कॉन्फ़िगरेशन आर असाइन करेंगे। अब क्वेश्चन है कि अगर हमने आर असाइन कर दिया तो क्या वो कंपाउंड डेक्स्ट्रो का होगा? कोई जरूरी नहीं है, वो कंपाउंड डेक्स्ट्रो भी हो सकता है या लीवो भी हो सकता है। इसका मतलब फाइनली हम ये कहना चाहेंगे कि आर एस इज नॉट रिलेटेड टू डेक्स्ट्रो लीवो नेचर। आर एस डेक्स्ट्रो लीवो से रिलेटेड नहीं है। अगर किसी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है, इट डजंट मीन दैट द कंपाउंड विल कंपल्सरीली बी लीवो। नो, दैट कंपाउंड में बी लीवो और दैट कंपाउंड में बी डेक्स्ट्रो। सो आरएस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डेक्स्ट्रो लीवो नेचर।
It is simply arrangement of units about a system. If arrangement of units about the system is clockwise, it will be R configuration, and if arrangement of units about a system is anti-clockwise, it will be S configuration. अब हम बात करते हैं how to assign RS configuration for the given compound. हम कंपाउंड को देखकर कैसे असाइन करेंगे कि उस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन R है या कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन S है. तो इसके लिए अब मैं रूल्स डिस्कस कर रहा हूं. और इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन वेस्टेज फॉर्मूला. आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कंपाउंड आपको वेस्टेज फॉर्मूला में दिया हुआ है, जैसे ये कंपाउंड आपको एक वेस्टेज फॉर्मूला में कंपाउंड दिया हुआ है और अब आपको इसमें कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है सिस्टम के अबाउट, कि सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का कॉन्फ़िगरेशन आर कॉन्फ़िगरेशन है या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन है. अब आप ध्यान देना, क्वेश्चन है पहले तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम सिस्टम किसे कहेंगे. तो ध्यान देना, कायरल कार्बन विल बी कंसीडर्ड एज सिस्टम फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो इस कंपाउंड में ये जो कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सिस्टम कहेंगे. ध्यान दीजिएगा, और इस कायरल कार्बन मतलब इस सिस्टम से अटैच्ड इन 4 यूनिट्स का अरेंजमेंट हमें देखकर बताना है कि इन यूनिट्स का अरेंजमेंट उस कायरल कार्बन मतलब उस सिस्टम के अबाउट आर अरेंजमेंट है या एस अरेंजमेंट है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सिंपली अरेंजमेंट है. अगर कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन किया जाए तो कॉन्फ़िगरेशन गिव्स एन आइडिया अबाउट अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स अबाउट अ सिस्टम. फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म द सिस्टम इज कायरल कार्बन. तो कायरल कार्बन के अबाउट मुझे यूनिट्स का अरेंजमेंट कैसा है ये मुझे यहां पर बताना है आरएस कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में, या कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आरएस कॉन्फ़िगरेशन. अब आप ध्यान देना, देखो आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए रूल नंबर 1 की अगर बात की जाए तो द रूल नंबर 1 इज यस. इसके लिए अब आप ध्यान देना, रूल नंबर 1 क्या है, असाइन प्रायोरिटी ऑर्डर टू द यूनिट्स अटैच्ड विद द कायरल कार्बन अकॉर्डिंग टू सीआईपी सीक्वेंस रूल. मतलब हमें क्या करना है, देखो इस कायरल कार्बन से अटैच्ड ये जो 4 यूनिट्स हैं, इन 4 यूनिट्स का सीआईपी सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग हमें प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है, या हम कह सकते हैं कि इन यूनिट्स को हमें प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन करना है अकॉर्डिंग टू सीआईपी सीक्वेंस रूल. अब आप ध्यान देना, मैंने आपसे कहा भाई सीआईपी सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग हमें इन 4 यूनिट्स का एक प्रायोरिटी ऑर्डर हमें इनको असाइन करना है. तो अब मैं यहां पर एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको सीआईपी सीक्वेंस रूल आना चाहिए, क्योंकि क्लास 11th में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जब आप ईजेड कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं तो ईजेड कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए भी सेम सीआईपी सीक्वेंस रूल का ही यूज किया जाता है. तो डेफिनेटली क्लास 11th में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ईजेड कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए जो रूल्स डिस्कस हुए होंगे, उन रूल्स में आपको सीआईपी सीक्वेंस रूल के बारे में डेफिनेटली बताया गया होगा. और अगर आपको सीआईपी सीक्वेंस रूल का आइडिया नहीं है, अगर आपको सीआईपी सीक्वेंस रूल का आइडिया नहीं है तो एक बार आप क्लास 11th के उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हाउ टू असाइन EZ कॉन्फ़िगरेशन टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि वहां पर डेफिनेटली आपको CIP सीक्वेंस रूल पढ़ाया गया होगा। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट के माइंड में अभी ये बात है कि सर ठीक है पढ़ाया तो गया था, लेकिन फिर भी मतलब एक बार अगर वो रिपीट हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो चलो कोई बात नहीं है, CIP सीक्वेंस रूल को हम रिपीट कर लेते हैं। CIP सीक्वेंस रूल मैं आपको थोड़ा सा फास्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सारे रूल्स यहाँ पर कवर करूंगा विद एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि CIP सीक्वेंस रूल अगर आपको आता होगा तभी फिर आप इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, हमें CIP सीक्वेंस रूल पता होना चाहिए। आप ध्यान देना, देखो CIP सीक्वेंस रूल की अगर बात की जाए तो CIP सीक्वेंस रूल इज सिंपली अ सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ रूल्स। इसमें हम टोटल 5 रूल डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 5 रूल्स का एक सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस में हम बात करते हैं रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, एंड दिस सीक्वेंस ऑफ 5 रूल्स इज यूज्ड टू असाइन प्रायोरिटी ऑर्डर टू यूनिट्स फॉर RS कॉन्फ़िगरेशन एंड इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फॉर EZ कॉन्फ़िगरेशन। आप ध्यान देना, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास 5 रूल्स का एक सीक्वेंस है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, और जो उन रूल्स का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आपको उन रूल्स को यूज करते हुए यूनिट्स का प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना होता है। देखो, अगर हम बात करें कि आपको सीक्वेंस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, इसका मतलब कि अगर सीक्वेंस में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रूल नंबर 1 की, आपने रूल नंबर 1 यूज किया और उसके अकॉर्डिंग आपने यूनिट्स का प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड किया। मान लो रूल नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर आप रूल नंबर 2 पर स्विच करेंगे, फिर 3 पर स्विच करेंगे, फिर 4 पर और फिर 5 पर। आप ये नहीं कह सकते कि सर आज हमारा रूल नंबर 1 और 2 यूज करने की इच्छा नहीं है, ऐसा करते हैं डायरेक्टली रूल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। नो, आपको सीक्वेंस में ही रूल्स को अप्लाई करना है, इसीलिए हम इसको बोलते ही सीक्वेंस रूल्स हैं। तो बात करते हैं CIP सीक्वेंस रूल्स टू असाइन प्रायोरिटी ऑर्डर टू यूनिट्स। दिस इज यूज्ड टू असाइन priority order to units for RS configuration in optical isomerism and for EZ configuration in geometrical isomerism। दो जगह पर आपको इसका यूज करना होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में EZ कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए। तो बात करते हैं CIP सीक्वेंस रूल में रूल नंबर 1 की। And according to the rule number 1 in sequence, out of 2 units, that unit gets priority in which first atom of the unit is having higher atomic number। ध्यान देना, the unit having first atom with higher atomic number is considered as the main unit, will be considered as the prior unit। आप ध्यान देना, यूनिट्स के मान लो आपके पास 2 यूनिट्स हैं और उनमें आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है, या आपको उन दोनों में से मेन यूनिट सेलेक्ट करना है। मेन मतलब वही है कि जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो उसके लिए रूल नंबर 1 क्या है, आउट ऑफ द टू यूनिट्स द यूनिट हैविंग फर्स्ट एटम विद हायर एटॉमिक नंबर विल बी कंसीडर्ड एज द मेन यूनिट, या आप कह सकते हैं दैट यूनिट विल गेट फर्स्ट प्रायोरिटी। आप ध्यान दें, द यूनिट हैविंग first atom with higher atomic number
gets priority. The unit having first atom with higher atomic number gets priority. जैसे आप देखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में अगर आपको इस कायरल कार्बन से अटैच्ड 4 यूनिट्स का एक प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है तो आप क्या करेंगे? टू असाइन प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू CIP सीक्वेंस रूल यू हैव टू अप्लाई रूल नंबर फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1 द यूनिट हैविंग फर्स्ट एटम विद हायर एटॉमिक नंबर गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या हुआ? आपको इन चारों यूनिट्स में प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन करने के लिए सबसे पहले इनके फर्स्ट एटम को कंपेयर करना है। क्वेश्चन है फर्स्ट एटम किसे कहेंगे? जैसे CH3 की अगर बात की जाए तो इसमें तो टोटल 4 एटम्स हैं, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन है फर्स्ट एटम किसे कहेंगे? दैट एटम विल बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द सिस्टम। जो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड होगा हम उसे फर्स्ट एटम कहेंगे। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि CH3 में, ध्यान देना, CH3 में मिथाइल ग्रुप का कार्बन जो है वो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड है। हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में सिस्टम किसे कह रहे हैं? कायरल कार्बन को। तो आप कह सकते हैं इस कायरल कार्बन से CH3 का कौन सा एटम डायरेक्टली कांटेक्ट में है? कार्बन। यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर क्लोरीन और यहां पर हाइड्रोजन। मतलब आपको इन 4 एटम्स के एटॉमिक नंबर कंपेयर करना है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन। और इन 4 में क्या मैं कह सकता हूं? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो दिस क्लोरीन विल गेट फर्स्ट प्रायोरिटी। इस क्लोरीन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिट कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर दैट इज हायर देन हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। उसके बाद में कौन आएगा? तो क्लोरीन के बाद में अगर मैं एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में बात करूं तो फिर आ जाएगा इसमें नाइट्रोजन नंबर 2, फिर आ जाएगा इसमें कार्बन नंबर 3 एंड द लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट विल बी हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उस प्रायोरिटी ऑर्डर में Cl is the first priority unit, then it is NH2, then it is CH3 and then it is hydrogen। ये इन यूनिट्स का यहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर है। हमने क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिट का है, सेकंड NH2 ग्रुप को का है, थर्ड CH3 ग्रुप को एंड द लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट इज हाइड्रोजन दैट इज ऑन द 4th पोजीशन। तो सबसे नंबर 1 पोजीशन पर क्लोरीन है क्योंकि फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्लोरीन का यहां पर एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। तो क्या करना होता है? देखो, अकॉर्डिंग टू द रूल 1 यू हैव टू कंपेयर फर्स्ट एटम्स ऑफ यूनिट्स। NH2 का फर्स्ट एटम नाइट्रोजन, CH3 का फर्स्ट एटम कार्बन, क्लोरीन का फर्स्ट एटम क्लोरीन एंड दैट इज द ओनली एटम इन द यूनिट, और हाइड्रोजन का भी फर्स्ट एटम हाइड्रोजन, सिंगल एटम है तो उसी को फर्स्ट एटम काउंट करेंगे। इस तरह से हमारे पास रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास इन यूनिट्स का प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। और आप देखिए, अब बात करते हैं इसमें रूल नंबर 2। ध्यान देना, अगर आपके पास 2 यूनिट्स के फर्स्ट एटम एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं, ध्यान देना, इफ द फर्स्ट atoms of 2 units are isotopes of each other, then the unit having heavier isotope gets priority। ध्यान देना, if first atoms of 2 units are isotopes of each other, if first atoms of 2 units are isotopes of each other, then the unit having heavier isotope gets priority। Then the unit having heavier isotope gets priority। कैसे? आप देखो,
मान लेते हैं आपको अब जो कंपाउंड दिया हुआ है, फिर से वही ऑप्टिकल आइसोमर आपको दिया हुआ है, कायरल कार्बन से प्रेजेंट है एंड कायरल कार्बन इज द सिस्टम फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड नाउ यू कैन सी द 4 यूनिट्स अटैच्ड विद द सिस्टम आर H OCH3 D फॉर ड्यूटेरियम दैट इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पर आपको दिया है OCH3 बट इसमें O आपको दिया है O18। ध्यान देना ये आपको दिया है O18, यहां पर नथिंग इज मेंशन्ड, तो अंडरस्टूड है कि ये O16 होगा, ये हाइड्रोजन और ये ड्यूटेरियम। देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की, और रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर कंपेयर करना है। क्या मैं बात कर सकता हूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम से हायर होगा, तो फिर तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर आप कह सकते हैं, ध्यान देना, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर आप कह सकते हैं कि इन दोनों यूनिट्स की जो प्रायोरिटी होगी वो H और D से हायर होगी। आप ध्यान देना यहां पर अगर बात की जाए तो OCH3 एंड OCH3 18, ध्यान देना OCH3 and OCH3 18 are the higher priority units than H and ड्यूटेरियम। अब क्वेश्चन है कि इन दोनों में कंपैरिजन कैसे किया जाए, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इसका फर्स्ट एटम ऑक्सीजन है और इसका फर्स्ट एटम है O18, और आप कह सकते हैं नाउ इन दिस केस रूल नंबर 1 कैन नॉट बी अप्लाइड, क्योंकि रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग तो आपको एटॉमिक नंबर कंपेयर करना है। क्या मैं कह सकता हूं O16 एंड O18 आर आइसोटॉप्स, इनके एटॉमिक नंबर सेम है, इसीलिए हम बात करते हैं कि रूल नंबर 2 में इफ फर्स्ट एटम्स ऑफ 2 यूनिट्स आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर, जैसा कि यहां पर आप कह सकते हैं दोनों के फर्स्ट एटम्स आइसोटॉप्स हैं O16 एंड O18, इन दैट केस द यूनिट हैविंग हेवियर आइसोटॉप गेट्स प्रायोरिटी। मतलब यहां पर अगर बात की जाए तो O18 will get priority over O16, और इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो H और D में D is heavier isotope, so it will get priority over H। यहां पर ये इन यूनिट्स का प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि यहां पर OCH3 18 will be the first priority unit, OCH3 16 will be the second priority unit, ड्यूटेरियम इज थर्ड एंड हाइड्रोजन इज फोर्थ। तो यहां पर अगर बात की जाए तो इन यूनिट्स में O18 इज द फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिट, O16 इज द सेकंड, D इज द थर्ड प्रायोरिटी यूनिट एंड हाइड्रोजन इज द फोर्थ प्रायोरिटी यूनिट। दिस इज द CIP सीक्वेंस रूल नंबर 2। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। अब आप ध्यान दीजिएगा, देखो रूल नंबर 3 की अगर बात की जाए, हम रूल नंबर 3 तब अप्लाई करेंगे जब
दो यूनिट्स के फर्स्ट एटम्स आइडेंटिकल हो। देखो पहले तो हमने कहा कि दो यूनिट्स के फर्स्ट एटम में आप एटॉमिक नंबर कंपेयर करें, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो हायर प्रायोरिटी यूनिट होगी। अगर दोनों यूनिट्स के फर्स्ट एटम्स आइसोटॉप्स हैं तो हेवियर आइसोटॉप के अकॉर्डिंग यूनिट को हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर दो यूनिट्स के फर्स्ट एटम सेम हो जाए तो क्या करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टू यूनिट्स के फर्स्ट एटम सेम है देन यू हैव टू कंपेयर नेक्स्ट एटम। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं यहां पर बात करते हैं। जैसे आप देखो, अब यहां पर अगर बात की जाए तो इस कंपाउंड में सिस्टम से जो 4 यूनिट्स अटैच्ड हैं CHF2, CH2Cl, CH2OH एंड CH2NH2। यहां पर अब आप कह सकते हैं कि रूल नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं सभी 4 यूनिट्स के फर्स्ट एटम सेम है। ऑल द 4 यूनिट्स आर हैविंग कार्बन एज द फर्स्ट एटम। तो क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट एटम सेम है तो अब क्या करें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट एटम अगर सेम है तो यू हैव टू कंपेयर नेक्स्ट एटम। लेकिन मैंने आपसे कहा फर्स्ट एटम सेम है तो नेक्स्ट एटम कंपेयर करो। तो नेक्स्ट एटम में कंपैरिजन कैसे किया जाए? क्योंकि अब ये कार्बन जो है वो फर्दर नेक्स्ट एटम की अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन के लिए नेक्स्ट एटम क्या है? 3 एटम्स हैं, क्लोरीन एंड 2 हाइड्रोजन। और इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन के लिए नेक्स्ट एटम क्या है? अगेन देयर आर 3 एटम्स, 2 फ्लोरीन एंड 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के लिए नेक्स्ट एटम क्या है? 2 हाइड्रोजन एंड 1 नाइट्रोजन। और इस कार्बन के लिए नेक्स्ट एटम क्या है? 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन है, फिर मैं नेक्स्ट एटम में रैंडमली कोई भी एटम सेलेक्ट कर सकता हूं या उसमें भी रूल है? तो देखो, जब आप नेक्स्ट एटम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इस कार्बन के लिए नेक्स्ट एटम आपने रैंडमली अपनी चॉइस से कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, कभी क्लोरीन सेलेक्ट कर लिया, कभी हाइड्रोजन। नो, ये रैंडम सिलेक्शन ना हो। इसके लिए जब भी हम नेक्स्ट एटम को कंपेयर करते हैं, एक्चुअल में हम नेक्स्ट एटम को कंपेयर करने की जगह सेट ऑफ एटम्स कंपेयर करते हैं। कैसे? आप देखो, क्योंकि यहां पर इन 4 यूनिट्स के फर्स्ट एटम सेम है। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं बात कर सकता हूं कि जो 4 यूनिट्स हमारे पास हैं CH2F, CHF2, CH2Cl, CH2OH एंड CH2NH2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इन 4 यूनिट्स के फर्स्ट एटम सभी के सेम है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट एटम अगर सेम हो तो रूल नंबर 3 का यूज करेंगे। एंड नाउ वी हैव टू कंपेयर सेट ऑफ नेक्स्ट एटम्स। और अब जरा ध्यान देना, इस यूनिट के लिए अगर मैं बात करूं CHF2 के लिए सेट ऑफ नेक्स्ट एटम क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इस कार्बन के लिए अब आगे 3 एटम्स का एक सेट यहां पर बनाऊंगा। क्योंकि ये कार्बन फर्दर 3 एटम से बॉन्डेड है तो आई कैन से देयर इज अ सेट ऑफ 3 एटम्स। और उन 3 एटम्स में, उस सेट के 3 एटम्स में कौन कौन से एटम्स हैं? तो इसके लिए आप कह सकते हैं एक हाइड्रोजन है और 2 फ्लोरीन है। तो यहां पर मैं सेट ऑफ 3 एटम्स बनाऊंगा। और ध्यान देना, जब आप सेट ऑफ एटम्स में एटम्स को अरेंज करेंगे तो अरेंज करने का रूल होगा, यू हैव टू अरेंज एटम्स इन अ सेट ऑफ एटम्स इन देयर ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आपको इस सेट में जब एटम्स को अरेंज करना है तो उसका भी रूल है, आपको डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो पहले मैं हायर एटॉमिक नंबर वाला एटम लिखूंगा फ्लोरीन। एक और फ्लोरीन है तो एक और फ्लोरीन लिख दें और फिर यहां पर लिख दें हाइड्रोजन। सो दिस इज द सेट ऑफ नेक्स्ट 3 एटम्स फॉर दिस यूनिट। इस यूनिट के लिए सेट ऑफ नेक्स्ट एटम क्या होगा? तो देखो, इट इज फर्दर बॉन्डेड विद क्लोरीन एंड 2 हाइड्रोजन, तो क्लोरीन HH। फिर अगर बात की जाए तो नेक्स्ट एटम का सेट यहां पर क्या होगा? यहां पर हो जाएगा OHH। और इसके लिए अगर हम बात करें तो यहां पर सेट ऑफ नेक्स्ट एटम क्या हो जाएगा? NHH। और ध्यान देना, मैंने यहां पर सेट ऑफ एटम्स में एटम्स को अरेंज जब किया है तो एटम्स का अरेंजमेंट मैंने रैंडमली नहीं किया है, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया है। फ्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। यहां पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो पहले क्लोरीन को लिखा, फिर HH।
ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो पहले O को लिखा बाद में HH, यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो पहले N को लिखा बाद में HH। और अब आपको क्या करना है, अब इन सेट ऑफ एटम्स को आपको कंपेयर करना है, इनके 1 बाय 1 एटम को कंपेयर करना है, मतलब इसके फर्स्ट एटम को बाकी सबके फर्स्ट एटम से कंपेयर करना है, या ये कह सकते हैं कि इन चारों सेट्स में सभी के फर्स्ट एटम्स को कंपेयर करना है, और इन 4 सेट्स में जिसके फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा दैट यूनिट विल गेट फर्स्ट प्रायोरिटी। और जरा देखो इन सब में अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं, फिर तो यहां पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो CH2Cl, ध्यान देना, CH2Cl विल गेट फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर मैं बात करूं तो यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन चारों में अगर बात की जाए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिट हो जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग। उसके बाद किसका नंबर आएगा, उसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर आएगा फ्लोरीन, तो अब हो जाएगा इसमें CH2F। फिर इसके बाद में आएगा ऑक्सीजन CH2OH, और सबसे लास्ट में आ जाएगा नाइट्रोजन, हो जाएगा CH2NH2। सो दिस इज अबाउट द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ दीज यूनिट्स। आप कह सकते हैं CH2Cl इज द फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिट, this is CHF2, this is the second priority unit, CH2OH is the third priority unit and CH2NH2 is the fourth priority unit। ये आपके पास इन यूनिट्स का प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएगा। तो आप देखो, अब एक पॉइंट आप ध्यान देना, कई बार स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर आपने फ्लोरीन क्लोरीन को कंपेयर किया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, लेकिन इसके बाद में तो आगे फ्लोरीन था, यहाँ तो H है, तो फिर इधर तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, हमें नेक्स्ट एटम की बात ही नहीं करना है। क्या कंडीशन है, देखो एट द फर्स्ट डिफरेंस, ध्यान देना, एट द फर्स्ट डिफरेंस, जहां आपको पहला डिफरेंस मिला बस वहीं पर डिसाइड हो जाएगा जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है उस सेट ऑफ एटम को हम प्रायोरिटी में रखेंगे। तो क्योंकि यहां पर चारों के फर्स्ट एटम में ही डिफरेंस है तो फर्स्ट एटम पर ही हम डिसाइड कर लेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिट होगी। अगर फर्स्ट एटम सेम होता तो हम नेक्स्ट एटम के बारे में सोचते। समझ में आ रही बात है? मान लो अगर फर्स्ट एटम सेम होता, जैसे अगर आपके पास सेट ऑफ एटम्स में ये होता, ये सेट ऑफ एटम्स मान लो अगर आपके पास हैं, और इन सेट ऑफ एटम्स में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप कह सकते हैं, देखो कि यहां पर फर्स्ट एटम सेम है तो अब नेक्स्ट एटम पर मूव करेंगे, एंड एट द फर्स्ट डिफरेंस द यूनिट हैविंग एटम विद हायर एटॉमिक नंबर और द सेट ऑफ एटम्स हैविंग एटम विद हायर एटॉमिक नंबर विल गेट प्रायोरिटी। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास ये कंडीशन है, तो अब आप ध्यान देना, क्योंकि यहां पर दोनों के फर्स्ट एटम में ही डिफरेंस है तो फर्स्ट एटम पर ही कंपैरिजन होकर ये डिसाइड हो जाएगा कि हम इस सेट ऑफ एटम को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से ज्यादा है। हमें इससे मतलब नहीं है कि यहां पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है जबकि यहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है, तो होने दो। आपको नेक्स्ट एटम पर तब मूव करना है जब पहले वाला एटम सेम हो। लेकिन अगर पहले वाले एटम में ही डिफरेंस है तो यहीं पर डिसाइड हो जाएगा कि किस यूनिट को हम हायर एटॉमिक नंबर कहेंगे, हायर एटॉमिक यूनिट कहेंगे या हायर प्रायोरिटी यूनिट कहेंगे। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं इस केस में FFH, क्लोरीन HH, OHH और NHH में फर्स्ट एटम को जब हमने कंपेयर किया तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो हमने CH2Cl को फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिट का। उसके बाद में फिर कंपैरिजन में फ्लोरीन आएगा तो इसमें हो जाएगा सेकंड प्रायोरिटी यूनिट, ये हो जाएगी। फिर आएगा इसके बाद में ऑक्सीजन थर्ड प्रायोरिटी यूनिट, और फिर आएगा इसमें नाइट्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी यूनिट। दिस इज द CIP सीक्वेंस रूल नंबर 3। तो आज हमने यहां पर CIP सीक्वेंस रूल नंबर 1, CIP सीक्वेंस रूल नंबर 2 और CIP सीक्वेंस रूल नंबर 3 को डिस्कस किया है। आगे अभी हमें 2 रूल्स और डिस्कस करना है, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5। वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब ध्यान दें इसको।